नमस्कार और आज के इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो मेडिकल और एनाटॉमी की दुनिया में सबसे आकर्षक और मैं कहूँगा सबसे जटिल नेटवर्क्स में से एक माना जाता है। बिल्कुल। आज का हमारा फोकस ब्रेकियल प्लेक्सिस की एनाटॉमी और उससे जुड़ी क्लिनिकल पैथोलॉजी पर है। अगर इसे एक एनालॉजी के तौर पे देखें तो ये हमारे ऊपरी शरीर और हाथों का एक अत्यधिक एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम है। हाँ, वायरिंग सिस्टम कहना बिल्कुल सही रहेगा। मतलब कंधे से लेकर उंगलियों के पोरों तक का हर एक मूवमेंट और हर एक सेंसरी इनपुट इसी पेचीदा नर्व नेटवर्क पर निर्भर करता है। चलिए इस जानकारी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक भारी डंबल उठाता है या वायलिन के तारों पर बहुत ही बारीकी से उंगलियां चलाता है, तो उसके पीछे न्यूरोलॉजिकल स्तर पर एक बहुत बड़ा सिंक्रोनाइजेशन चल रहा होता है। मेरा मतलब है कि केवल इन नर्व्स की एनाटॉमी और उनके रूट्स को रट लेना काफी नहीं है। असली समझ तब विकसित होती है जब हम ये देखते हैं कि ये सिस्टम डिजाइन कैसे हुआ है। सही कहा। और जब इन नर्व्स पर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है, जैसे ट्रैक्शन या कंप्रेशन, तो शरीर किस तरह के पैथोलॉजिकल सिंड्रोम्स दिखाता है। इन पैथोलॉजीज को समझना दरअसल रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह ही है। रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ, क्योंकि जब कोई चीज काम करना बंद कर देती है ना, तब हमें उसके असली फंक्शन का सही अंदाजा होता है। बिल्कुल। और किसी के लिए भी ये देखना बहुत दिलचस्प हो सकता है कि हमारे पोस्चर की एक छोटी सी गड़बड़ी इस पूरे वायरिंग सिस्टम को कैसे शॉर्ट सर्किट कर सकती है। तो आइए सबसे पहले ब्रैकियल प्लेक्सस की बेसिक स्ट्रक्चरल एनाटॉमी से शुरुआत करते हैं। जी। नेटवर्क सर्वाइकल स्पाइन के निचले हिस्से यानी C5, C6, C7 और C8 और थोरेसिक स्पाइन की पहली नर्व T1 के वेंट्रल रेमी के आपस में जुड़ने से बनता है। ये 5 रूट्स एक मुख्य केबल का आधार बनाते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस डिजाइन में कुछ बहुत ही क्रिटिकल एनाटॉमिकल वेरिएशंस भी पाए जाते हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में प्रीफिक्स्ड और पोस्टफिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सिस कहा जाता है। अच्छा। आमतौर पर प्लेक्सिस C5 से T1 तक होता है, लेकिन प्रीफिक्स्ड प्लेक्सिस में पूरी संरचना एक लेवल ऊपर शिफ्ट हो जाती है। मतलब इसमें C4 नर्व का कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा होता है, T1 कमजोर हो जाती है और T2 की ब्रांच पूरी तरह से एब्सेंट होती है। तो अगर प्रीफिक्स्ड में पूरी संरचना ऊपर खिसक रही है, तो पोस्टफिक्स्ड में इसके नीचे शिफ्ट होने से कुछ मैकेनिकल जटिलताएं भी पैदा होती होंगी। बिल्कुल होती है। क्योंकि अगर C4 एब्सेंट है और T2 पूरी तरह से इस प्लेक्सिस का हिस्सा बन रही है, तो T2 को तो थोरेसिक कैविटी से बाहर आना पड़ेगा ना। एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं पर इसकी क्लिनिकल अहमियत सामने आती है। मैं समझाती हूँ। पोस्टफिक्स प्लेक्सिस में T1 बहुत मोटी होती है और T2 हमेशा मौजूद रहती है। अब क्योंकि T2 नीचे से आ रही है, उसे प्लेक्सिस में शामिल होने के लिए फर्स्ट रिब के ऊपर से एक तीखा घुमाव लेना पड़ता है। ओहो, एक तीखा घुमाव। हाँ, और इस घुमाव की वजह से T2 नर्व पर लगातार एक मैकेनिकल स्ट्रेस और फ्रिक्शन बना रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति को वैस्कुलर या न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन के वो सारे लक्षण महसूस हो सकते हैं जो आमतौर पर सर्वाइकल रिब सिंड्रोम में देखे जाते हैं। जबकि असल में कोई सर्वाइकल रिब होती ही नहीं है। बिल्कुल। एक्सरे में कोई एक्स्ट्रा सर्वाइकल रिब मौजूद ही नहीं होती। केवल एक नर्व के एनाटॉमिकल पाथवे में बदलाव एक पूरे सिंड्रोम को मिमिक कर सकता है। ये एनाटॉमी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जहां स्ट्रक्चर सीधे तौर पर पैथोलॉजी को जन्म दे रहा है। अब अगर हम रूट से आगे बढ़ें तो C5 और C6 मिलकर अपर ट्रंक बनाते हैं। C7 अकेली ही मिडिल ट्रंक के रूप में आगे बढ़ती है और C8 तथा T1 मिलकर लोअर ट्रंक बनाते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद ये तीनों ट्रंक्स वेंट्रल और डॉर्सल डिविजन्स में स्प्लिट हो जाते हैं। इन नर्व्स का इस तरह से आगे और पीछे के हिस्सों में बंटना मुझे कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं लगती। ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। इसके पीछे एम्ब्रियोलॉजी का एक बहुत ही स्पष्ट लॉजिक काम करता है। वो कैसे? देखिए, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो अपर लिम्ब बड में 2 मुख्य मसल मास बनते हैं। एक आगे की तरफ यानी वेंट्रल, जो फ्लेक्सर मसल्स बनाता है, और एक पीछे की तरफ यानी डॉर्सल, जो एक्सटेंसर मसल्स बनाता है। अच्छा, तो ये उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। टेंशन वाली मसल्स को सप्लाई करते हैं। इस तरह का लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसे रटने के बजाय समझना बहुत आसान बना देता है। और यही डिविजन्स आगे चलकर कॉर्ड्स बनाते हैं। अपर और मिडिल ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन मिलकर लैटरल कॉर्ड बनाते हैं। लोअर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन मीडियल कॉर्ड बनाता है
और जैसा कि एम्ब्रियोलॉजी के लॉजिक से स्पष्ट है, तीनों ट्रंक्स के डॉर्सल डिवीजन एक साथ जुड़कर पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखने से ब्रांचेस के फंक्शन को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए लैटरल और मीडियल कॉर्ड्स मुख्य रूप से शरीर के सामने वाले हिस्से को टारगेट करेंगे। सामने वाले हिस्से को लेटरल कॉर्ड से निकलने वाली लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल कॉर्ड से निकलने वाली मीडियल पेक्टोरल नर्व क्रमशः पेक्टोरैलिस मेजर और माइनस को सप्लाई करती हैं। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व लेटरल कॉर्ड से आती है और हमारे बाइसेप्स जैसे मेजर फ्लेक्सर्स को पावर देती है। और अल्नर नर्व जो हाथ की फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत जरूरी है, वो मीडियल कॉर्ड से निकलती है। दूसरी तरफ अगर हम पोस्टीरियर कॉर्ड को देखें तो ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मास्टरमाइंड है। इसी से रेडियल नर्व निकलती है जो पूरे हाथ को एक्सटेंड करने की जिम्मेदारी लेती है। बिल्कुल। साथ ही एक्सिलरी नर्व, थोरैकोडॉर्सल नर्व जो लैटिसिमस डॉर्सी को जाती है, और सबस्कैपुलर नर्व्स भी इसी पोस्टीरियर कॉर्ड का हिस्सा हैं। ये सारा अरेंजमेंट बहुत ही एफिशिएंट है, लेकिन हमें ट्रंक्स और रूट से निकलने वाली डायरेक्ट ब्रांचेस को भी नहीं भूलना चाहिए, जो कॉर्ड्स तक पहुंचने से पहले ही अलग हो जाती हैं। उनमें से कुछ बहुत ही क्रिटिकल हैं, जैसे रूट्स के स्तर पर C5, C6 और C7 से मिलकर लॉन्ग थोरैसिक नर्व निकलती है, जो सेराटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। C5 रूट से एक और ब्रांच आती है जिसे डॉर्सल स्कैपुलर नर्व कहते हैं। और ट्रंक्स के स्तर पर भी कुछ ब्रांचेस होती हैं। हाँ, अपर ट्रंक से सुप्रास्कैपुलर नर्व आती है, जो शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स को कंट्रोल करती है। साथ ही नर्व टू सब क्लेवियस भी अपर ट्रंक से ही निकलती है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि ये पूरी एनाटॉमी तब तक एक थ्योरी लगती है जब तक कि इस वायरिंग में कोई डैमेज ना हो जाए। हाँ, पैथोलॉजीज असली कहानी बताती हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजीज हमें दिखाती हैं कि ये सिस्टम कितना नाजुक है। सबसे क्लासिक उदाहरण है अर्ब्स पैरालिसिस। ये आमतौर पर अर्ब्स पॉइंट पर इंजरी के कारण होता है, जो अपर ट्रंक में C5 और C6 का जंक्शन है। ये डैमेज तब होता है जब कंधे और सिर को बहुत जोर से एक दूसरे से दूर खींचा जाता है, जैसे कि किसी भारी गिरावट में। हाँ, या फिर शोल्डर डिस्टोशिया जैसी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी के दौरान। अर्ब्स पॉइंट असल में 6 अलग-अलग नर्व पाथवेज का एक चौराहा है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा भी ट्रैक्शन एक बड़ा न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। जब C5 और C6 डैमेज होते हैं तो डेल्टॉइड, बाइसेप्स और सुप्रास्पाइनेटस जैसी मसल्स लकवाग्रस्त हो जाती हैं। अब यहाँ असली बायोमैकेनिक्स प्ले में आती है। वो कैसे काम करती है? जब एब्डक्टर्स और एक्सटर्नल रोटेटर्स काम करना बंद कर देते हैं तो उनके एंटागोनिस्ट मसल्स यानी एडक्टर्स और इंटरनल रोटेटर्स बिना किसी विरोध के काम करने लगते हैं। और इसी अनअपोज्ड मसल एक्शन की वजह से हाथ उस टिपिकल वेटर्स टिप पोजीशन में आ जाता है। बिल्कुल, वेटर्स टिप। हाथ कंधे से बिल्कुल सीधा नीचे लटकता है, इंटरनली रोटेट हो जाता है, बाइसेप्स के फेल होने से कोहनी पूरी तरह एक्सटेंड हो जाती है और कलाई में थोड़ा सा फ्लेक्शन आ जाता है। ये ऐसा दिखता है जैसे कोई वेटर पीछे की तरफ हाथ करके चुपके से टिप ले रहा हो। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक पैरालिसिस का मतलब सिर्फ कमजोरी नहीं है, बल्कि बची हुई मसल्स का ओवर एक्टिव हो जाना भी है। सही बात है। इस एनालिटिकल फ्रेमवर्क को अगर हम एक और पैथोलॉजी पर अप्लाई करें तो वो है क्लमकेस पैरालिसिस, जहां अर्ब्स पैरालिसिस अपर ट्रंक यानी C5 और C6 की इंजरी है और कंधे को नीचे खींचने से होती है, वहीं क्लमकेस पैरालिसिस लोअर ट्रंक यानी C8 और T1 की इंजरी है। और ये हाथ को बहुत जोर से ऊपर खींचने से होती है। हाँ, जैसे अगर कोई ऊंचाई से गिर रहा हो और अचानक किसी चीज को पकड़कर लटक जाए तो उस जर्क से लोअर ट्रंक क्षतिग्रस्त हो जाता है। और क्योंकि इसमें T1 इन्वॉल्व है, इसका प्रभाव मुख्य रूप से हाथ की इंट्रिंसिक मसल्स पर पड़ता है। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा करता है जिसे क्लॉ हैंड कहते हैं। क्लॉ हैंड जब उंगलियों के बीच की छोटी लंब्रिकल्स और इंटरोसी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं तो लंबे फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है। मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स हाइपर एक्सटेंड हो जाते हैं और इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स फ्लेक्स हो जाते हैं, जिससे हाथ सचमुच एक पंजे का आकार ले लेता है। इस क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी के साथ साथ एक और कॉम्प्लिकेशन अक्सर देखी जाती है। हाथ के अल्नर हिस्से में सेंसरी लॉस तो होता ही है, लेकिन क्योंकि T1 नर्व रूट का एक डायरेक्ट कनेक्शन हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी होता है। अच्छा, सिंपैथेटिक फाइबर से? हाँ, इस इंजरी में सिंपैथेटिक फाइबर्स भी टूट सकते हैं। इसके कारण हॉर्नर सिंड्रोम डेवलप हो जाता है।
हॉर्नर सिंड्रोम का मैकेनिज्म बहुत ही फैसिनेटिंग है। नर्व डैमेज हाथ में हो रहा है, लेकिन लक्षण चेहरे पर दिखाई देते हैं। बिल्कुल। आंख की पुतली का सिकुड़ जाना, पलक का लटक जाना और चेहरे के एक हिस्से पर पसीना आना बंद हो जाना। ये साबित करता है कि प्लेक्सस के रूट्स सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ऑटोनॉमिक फंक्शंस को भी कैरी करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल भी इन नर्व्स के लिए खतरा बन सकती है? अक्यूट इंजरीज तो स्पष्ट है, लेकिन क्रॉनिक कंप्रेशन भी उतना ही डैमेजिंग हो सकता है। हाँ, दैनिक जीवन के उदाहरण भी तो हैं। सैटरडे नाइट पाल्सी इसका एक बेहतरीन क्लिनिकल उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशे में होता है और उसका एक हाथ कुर्सी के बैकरेस्ट पर लंबे समय तक लटका रहता है, तो ह्यूमरस के स्पाइरल ग्रूव में मौजूद रेडियल नर्व पर कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ता है। और रेडियल नर्व, जैसा कि हमने पहले देखा, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को कंट्रोल करती है। जब उस पर घंटों दबाव पड़ता है तो कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। अगली सुबह उठने पर व्यक्ति को रिस्ट ड्रॉप का सामना करना पड़ता है। हाँ, कलाई लटक जाती है। वो अपनी कलाई या उंगलियों को एक्सटेंड नहीं कर पाता क्योंकि फ्लेक्सर्स हावी हो जाते हैं। हालांकि ये न्यूरोप्रेक्सिया का मामला होता है और अक्सर टेम्पररी होता है, लेकिन ये दिखाता है कि एक नर्व कितनी आसानी से कंप्रेस हो सकती है। इसी कंप्रेशन वाले स्पेक्ट्रम पर एक और कंडीशन है जिसे क्रच पैरालिसिस कहते हैं। जो लोग सही तरीके से बैसाखी का इस्तेमाल नहीं करते और अपना पूरा वजन एक्जिला यानी कांख पर डाल देते हैं, वे वहां मौजूद रेडियल नर्व और अल्नर नर्व दोनों को डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि वहां नसें बहुत करीब होती हैं। हाँ, एक्जिला एक बहुत ही डेंस जंक्शन है जहां ये नर्व्स बिल्कुल सतह के करीब होती हैं। इसलिए क्रॉनिक प्रेशर से हाथों में गंभीर मोटर और सेंसरी डेफिसिट आ सकता है। सतह के करीब होने की बात पर मुझे विंगिंग ऑफ स्कैपुला याद आता है। हमने लॉन्ग थोरेसिक नर्व का जिक्र किया था, जो सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। हाँ, नर्व ऑफ बेल। हाँ, ये नर्व एनाटॉमिकली काफी एक्सपोज्ड होती है क्योंकि ये छाती की दीवार के बाहरी हिस्से पर लंबवत नीचे की तरफ जाती है। अगर थोरेसिक सर्जरी के दौरान या किसी डायरेक्ट ट्रॉमा से ये डैमेज हो जाए तो सेरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाती है। और सेरेटस एंटीरियर का मुख्य काम स्कैपुला को थोरेसिक वॉल से चिपका कर रखना है। जब मरीज को दीवार पर दोनों हाथों से धक्का देने के लिए कहा जाता है, जिसे पुश अगेंस्ट वॉल टेस्ट कहते हैं, तो ये मांसपेशी स्कैपुला को स्टेबलाइज नहीं कर पाती और स्कैपुला बाहर आ जाती है। बिल्कुल। इसका परिणाम यह होता है कि स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर पीठ से पीछे की तरफ एक पंख की तरह बाहर निकल आता है। ये एक प्योरली मैकेनिकल फेलियर है जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज के कारण हो रहा है। एक और नर्व जो बोनी स्ट्रक्चर्स के बहुत करीब से गुजरती है वो है एक्सिलरी नर्व। ये ह्यूमरस की सर्जिकल नेक के चारों ओर लिपटी होती है। अगर शोल्डर जॉइंट का एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाए या ह्यूमरस की सर्जिकल नेक फ्रैक्चर हो जाए तो इस नर्व के कटने या स्ट्रेच होने का रिस्क बहुत हाई होता है। और अगर एक्सिलरी नर्व कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो इसके क्लिनिकल रिजल्ट्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। सबसे पहले डेल्टॉइड मसल काम करना बंद कर देती है। डेल्टॉइड के बिना व्यक्ति अपने हाथ को शुरुआती 15 डिग्री के बाद एबडक्ट नहीं कर सकता, यानी साइड से ऊपर नहीं उठा सकता। और सुनपन भी आता है ना? हाँ, इसके साथ ही डेल्टॉइड के निचले हिस्से की स्किन, जिसे रेजिमेंटल बैज एरिया कहा जाता है, वहां पर पूरी तरह से सुन्नपन आ जाता है। ये एक ही नर्व के मोटर और सेंसरी पाथवेज के एक साथ फेल होने का टिपिकल साइन है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ब्रेकियल प्लेक्सस का हर एक मिलीमीटर किसी न किसी फंक्शन के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन इस पूरी अनाटमी में एक कंसेप्ट ऐसा है जो लॉजिकल पाथवेज के हमारे नॉर्मल आइडिया को पूरी तरह से चुनौती देता है, और वो है रेफर्ड पेन का फिनोमिनन। तो रेफर्ड पेन एम्ब्रियोलॉजिकल वायरिंग का एक फैसिनेटिंग बाई प्रोडक्ट है। कई बार क्लिनिकल सेटिंग्स में मरीज शोल्डर टिप पर बहुत तेज दर्द की शिकायत करते हैं, लेकिन असल में उनके कंधे या ब्रैकियल प्लेक्सस में कोई इंजरी होती ही नहीं है। तो दर्द कहाँ से आता है? ये दर्द असल में एब्डोमिनल कैविटी से आ रहा होता है, शायद गॉल ब्लैडर में सूजन की वजह से या फिर स्प्लीन में इश्कीमिया के कारण। ये कनेक्शन पहली नजर में बिल्कुल अजीब लगता है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स की पैथोलॉजी का दर्द शोल्डर की स्किन पर क्यों महसूस होगा? सुनने में अजीब है, लेकिन सच है। लेकिन इसके पीछे न्यूरो एनाटमी का एक बहुत ही सटीक मैकेनिज्म है। ये सब फ्रेनिक नर्व के कारण होता है। फ्रेनिक नर्व डायाफ्राम को मोटर और सेंसरी सप्लाई देती है, और ये नर्व मुख्य रूप से C4 नर्व रूट से निकलती है। और मजेदार बात यह है कि कंधे की त्वचा को सप्लाई करने वाली लैटरल सुप्राक्लैविकुलर नर्व भी उसी C4 रूट से आती है। दोनों का रूट सेम है।
हाँ, जब गॉल ब्लैडर या स्प्लीन की कोई बीमारी डायाफ्राम को इरिटेट करती है तो पेन सिग्नल्स फ्रेनिक नर्व के जरिए C4 रूट से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन तक पहुंचते हैं। और ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल, ब्रेन का सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाता है कि ये सिग्नल अंदरूनी अंग से आ रहा है या त्वचा से। चूंकि त्वचा के सिग्नल्स ब्रेन के लिए ज्यादा कॉमन होते हैं, वो उस डीप विस्ट्रल पेन को कंधे की सतह पर प्रोजेक्ट कर देता है। ये एनाटॉमिकल क्रॉस वायरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां ब्रेन एक सिग्नल को मिस इंटरप्रेट कर रहा है क्योंकि दोनों वायर्स एक ही प्लग में जा रही हैं। ये पूरी चर्चा इस बात को स्थापित करती है कि ब्रेकियल प्लेक्सस महज नर्व्स का एक बंडल नहीं है। ये एक ऐसा हब है जहां एम्ब्रियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स और न्यूरोलॉजी आपस में कन्वर्ज होते हैं। सही कहा आपने। ट्रंक्स का डिविजन्स में बंटना, कॉर्ड्स का फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट्स को अलग-अलग कंट्रोल करना और रेफर्ड पेन का नेटवर्क, ये सब एक बहुत ही डेलिब्रेट डिजाइन की ओर इशारा करता है। हाँ, लेकिन इसी डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। जैसा कि हमने क्लिनिकल पैथोलॉजीज में देखा, चाहे वो अर्ब्स पॉइंट का ट्रैक्शन हो या स्पाइरल ग्रूव में रेडियल नर्व का कंप्रेशन या फिर एक्सिलरी नर्व का डिसलोकेशन के दौरान स्ट्रेच होना, ये सभी दिखाते हैं कि ये सिस्टम मैकेनिकल स्ट्रेस को लेकर कितना सेंसिटिव है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। नर्व्स को ठीक से काम करने के लिए सिर्फ एक इंटैक्ट पाथवे ही नहीं, बल्कि एक फ्रिक्शनलेस और प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट भी चाहिए। और यही हमें एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ ले जाता है। आज हमने देखा कि ये नर्व नेटवर्क हमारे अपर लिम्ब के हर एक फंक्शन के लिए कितना क्रिटिकल है। लेकिन अगर ये इतना ही महत्वपूर्ण है, तो इवोल्यूशन ने इस ब्रैकियल प्लेक्सस को गर्दन और एक्सिला जैसी जगहों पर इतनी सतह के करीब, इतने एक्सपोज तरीके से क्यों प्लेस किया? ये सोचने वाली बात है। यह वो जगह है जहां रोजमर्रा का ट्रैक्शन, सोने का गलत पोस्चर या एक छोटा सा जॉइंट डिसलोकेशन इस पूरी वायरिंग को तबाह कर सकता है। क्या ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ है? शायद हो सकता है। क्या हमारे शरीर ने कंधे और हाथ को 360 डिग्री मोबिलिटी और एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए इस नाजुक वायरिंग सिस्टम की सुरक्षा से समझौता कर लिया है? क्या आज़ादी की कीमत हमेशा वल्नरेबिलिटी के रूप में चुकानी पड़ती है? किसी को भी इस विचार पर जरूर गौर करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और विज्ञान के इन अद्भुत डिजाइन्स पर सवाल उठाते रहें।